काज है प्रधानमंत्री तक पहुंचाने में पंचायत राज का अपना एक महत्वपूर्ण रोल है और उसी पर हम चर्चा करेंगे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली से। और इसके इतर रामराज, चूंकि हमारे कार्यक्रम का आज टाइटल है, तो हम रामराज को किस तरह से देवेंद्र जी देखते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। शुक्रिया सोनल। देवेंद्र जी, कार्यक्रम का आगाज हो चुका है, हवन यज्ञ में आप भी आहुति दे चुके हैं। राम राज्य को लेकर हमने जब चर्चा की शुरुआत की थी और आप कई कार्यक्रम में इंडिया न्यूज हरियाणा के शामिल हो चुके हैं, शरीक हो चुके हैं, हमारा भी प्रयास था कि एक मीडिया चैनल होने के नाते, मीडिया कर्मी होने के नाते, जो राम राज्य की असल अवधारणा है उसको हम भी जरा समझें। मैं आपके शब्दों में शुरुआत चाहूंगा कि राम राज्य को एक मंत्री के तौर पर, एक सरकार के तौर पर और एक आम व्यक्ति के तौर पर आप कैसे परिभाषित करेंगे? मैं सबसे पहले तो आप इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, जो इस प्रोग्राम का आयोजन में आपने एक अहम भूमिका निभाई है। और राम राज की जो आज हम बात कर रहे हैं, जब राम का राज्य था जी, आज जो हम लोग जिम्मेवारी के पदों पर हैं और जो जनता ने हमें बड़े विश्वास के साथ अपना आशीर्वाद देकर एक प्रदेश को चलाने के लिए और अपने अपनी कंस्टिट्यूशन को चलाने के लिए जो जिम्मेवारी दी है, उसमें रामराज की स्थापना कैसे हो। सुशासन मैं कहूँगा सबसे पहली कड़ी है। और हम सुशासन कैसे देश के जो ज़रूरतमंद हमारे लोग हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो उनको कैसे देश के, ये अपेक्षा हरियाणा प्रदेश की जनता हमारी सरकार से करती है जी। और मेरा मानना यह है कि हम जहाँ भी जिस पद पर जनता ने हमें बिठाया है या हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, हम सब अपनी गरिमाओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी जिम्मेवारियों को ध्यान में रखते हुए अगर उस पद का निर्वहन करते हैं तो मैं मान सकता हूं कि एक राम राज की स्थापना हम हरियाणा प्रदेश और देश में कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो आज राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे हम राजनीतिक लोग हैं या हमारे सरकारों के जो अधिकारी, सरकार में जो अधिकारी कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं जो हमारी जिम्मेवारियां थी उन पर 100% हम खरे नहीं उतर पाते। और उस वजह से जो एक अवधारणा लोगों की, चाहे राजनीतिक लोग हैं चाहे अधिकारी कर्मचारी हैं, वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें उस राम राज को याद करना होगा और उस अवधारणा को लोगों तक लेके जाना होगा और हमें खुद को भी अपनी जिम्मेवारियों को ईमानदारी से निभाते हुए, जो हमारी ड्यूटियां हैं वो पूरी करते हुए लोगों को सुशासन की तरफ, देने की तरफ बढ़ाना होगा। और जैसे आज हमारे पंचायतें, पहले एक कहावत थी पंच परमेश्वर, जहाँ 5 लोग जिम्मेवार लोग बैठते थे जी, तो अगर छोटे मोटे कोई विवाद होते थे, कोई सामाजिक परिस्थितियां अगर गड़बड़ाती थी तो वो 5 परमेश्वर उस पंचायत उसको कहा गया था, तो वो उसको गांव में बैठ के एक न्याय करते थे। आज हमारी चुनी बॉडियां हैं, लोकतंत्र है, चुनाव से चाहे हमारी पंचायतें हों, पंचायत राज एक्ट में हमारे पंच और सरपंच बनते हैं, हमारे ब्लॉक समितियां हैं, हमारे जिला परिषद, चाहे हम बतौर विधायक काम करते हैं या हरियाणा प्रदेश की जो सरकार काम कर रही है, हम सबको आज अपनी अपनी ड्यूटियों को ईमानदार से निभाते हुए, अपने पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए सुशासन की तरफ हमारे देश को और प्रदेश को बढ़ाने की जरूरत है। उसमें सबका योगदान लगेगा, कोई एक इंसान बहुत बहुत ईमानदार बात आपने कही कि सरकारों का जो प्रयास होता है वो 100% खरा नहीं उतर पाता है, क्योंकि ये व्यवहारिक है। हम प्रयास कर सकते हैं लेकिन उसमें सफलता कितनी मिलेगी इसका कोई एक मापदंड तय तो किया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां तक आप पहुंच जाए। ये जो आज के दौर में आप कहते हैं खुद ईमानदारी से कि 100% हम नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हमारा प्रयास है, विपक्ष इसको कहता है कि काहे का राम राज्य है। किस तरह की आप बात करते हैं? आप 100% की बात करते हैं, आप तो 50% पर भी नहीं पहुंचे हैं। यहां पर बड़ा विरोध दिखाई देता है, विरोधाभास दिखाई देता है दोनों के बीच में, ऐसा क्यों? देखिएगा, विपक्ष का भी होना जरूरी है, क्योंकि जब तक विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तो सत्ता पक्ष जो जिम्मेवारियों से काम करना चाहता है और कहीं कोई खामियां कमियां हैं उससे अवगत विपक्ष की जिम्मेवारी ही है। अगर जनता ने हमें सत्ता में भेजा है और हमारे सामने वाले जो पार्टी है उसको विपक्ष में बिठाया है, तो हमारी ड्यूटियां और बढ़ जाती हैं। और आज आप देखेंगे पिछले
गठबंधन की सरकार जब से बनी और उसमें कोविड भी आया, महामारी जो कोविड की थी उसमें हमारे जो विकास की गति थी काफ़ी उसे धीमी रही, मैं कहूँगा बंदी हुई। उसके बाद आंदोलन भी चला। लेकिन जो मैं अपने विभाग की अगर बात करूं, जो पंचायतों में जो आज विपक्ष बात करता है जी, इन्हीं के बड़े नेताओं के द्वारा स्टेज से जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है, अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि हम अगर ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा धरातल पर पहुंचता है। आज बड़े बदलाव हमारी सरकार ने किए हैं पंचायत विभाग में, कहूंगा सभी विभागों में। लेकिन अगर विकास और पंचायत मंत्री होने के नाते आप देखेंगे कि व्यवस्था परिवर्तन हमने करने का काम किया और हमने ये सुनिश्चित किया कि हम जनता की उम्मीदों पर 100% खरे उतर सकें और जो गांव के अंदर जो 70% आबादी गांव देहात में बसती है उनको सुशासन दे सकें, उनको मूलभूत सुविधाएं दे सकें और उसमें जो पैसा खुर्द बुर्द होता था वो पैसा डायरेक्ट हमारे चुने हुई चाहे बोर्डियां हैं, जो संस्थाएं हैं, चाहे पंचायतें हैं, ब्लॉक समितियां हैं, जिला परिषद है, ये बड़ा फैसला। वरना तो आप देखेंगे पिछली सरकारों में कि ये पैसा सारे का सारा इसको लेने के लिए चंडीगढ़ के चक्कर लगा लगा कर हमारे चुने लोग थक जाते थे और बिचौली होते थे। जी, बिचौलियापन को हमने खत्म करके हमने एक सुशासन की तरफ, मैं कह सकता हूं, मजबूत कदम बढ़ाया है और गांव को शहरीकरण की तरफ एक व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से लोगों को जागरूक करके, सोशल लोगों को साथ जोड़ के सोशल निगरानी हो, ऑडिट हो, जनता जागरूक हो, उस पैसे को हम भेज रहे हैं वो उसका हिसाब अपने प्रतिनिधियों से भी मांग सके, चाहे हमारी पंचायतों के लोग हैं, चाहे वहाँ के विधायक हैं, चाहे सरकार का बतौर मंत्री आज मेरे पास जिम्मेवारी है, बेशक हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और साथ में जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे भी वो जवाब मांगे और खुद की एक अच्छे नागरिक की जो जिम्मेवारी बनती है, सरकारों पे सारा कार्य छोड़ देना, सरकारें कार्य करेंगी, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो ड्यूटी बनती है आम नागरिक के नाते वो भी हमें करनी चाहिए। और एक बड़ा बदलाव मैं कह सकता हूं कि व्यवस्था परिवर्तन से हम गांव की तरफ लेकर आए हैं और जो 9 सूत्रीय कार्यक्रम हमने चलाया है उसमें गांव हमारे गली नाली चौपाल से आके हमने उनको बढ़ाया है, उनको फिरनियों को पक्का करना, पार्क को व्यायामशालाएं देना, कम्युनिटी सेंटर बनाकर एक बहुत बड़ी सुविधा देना और सबसे बड़ा कार्य मैं कह सकता हूं हमारी सरकार का कि उन्होंने जो पुराना जितना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको चिन्हित करके हमने करीबन 3900 बिल्डिंगें हमने चिन्हित की थी, उसमें से करीबन 3000 बिल्डिंगों को हम रेनोवेशन हमने किया है, नवीनीकरणों का करके 1200 के लगभग हम ई लाइब्रेरी जो एक बड़ी सुविधा गांव के अंदर सरकार देने जा रही है, साथ में इंडोर जिम, महिला संस्कृति भवन, ये जो 9 स्तरीय कार्यक्रम है इसके माध्यम से जब ये 9 सुविधाएं, चाहे हमारे जोड़ों का जो जीर्णोद्धार था उसमें भी एक बड़ा कदम हमने उठाया है। ये अच्छी बात, और उससे गांव बदल रहे हैं। ये अच्छी बात आपने कही। और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी भी हमारे बीच में, जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें आप सभी लोग। जिस बात का जिक्र अभी आप कर रहे थे देवेंद्र जी, आपने कहा कि अलग अलग किरदार, हम जब रामराज का जिक्र करते हैं तो उस वक्त भी शबरी से लेकर केवट से लेकर तमाम किरदार होते हैं, पंचायतों का भी किरदार बहुत बड़ा है और भारत देश में तो इसको लेकर वो चाहे राष्ट्रपिता की बात कर लें, बाला साहब की बात कर लें, बहुत अलग अलग सेक्टर्स में हमने देखा कि पंचायतों पर फोकस किया गया। पंचायतों को हरियाणा में आपने कितना मजबूत किया? देखिएगा, मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे जो जितनी भी पंचायत से जुड़ी संस्थाएं हैं, हमारी पंचायतें, हमारी ब्लॉक समिति या जिला परिषद, ये हमारी पहली सरकार बनी है। पहले ये सिर्फ नाम की संस्थाएं थी, अब इनको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए जिला परिषद में देखिए हमने कितनी ताकत देने का काम किया। उनके माध्यम से बड़ा बजट प्रदेश के डेवलपमेंट में लगे और उसकी जिम्मेवारी हमारी जिला परिषद को दी, ब्लॉक समितियों को दी, पंचायतों को स्ट्रेंथनिंग देने का काम किया। ये कार्य हमारी सरकार ने किया है। और छोटी सरकार पंचायत को इसीलिए कहा गया कि क्योंकि जब तक गांव का विकास, संपूर्ण विकास नहीं होगा, तब तक भारत का जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 में आत्मनिर्भर भारत जी, या भारत विश्व गुरु बने, या जो हम रामराज की जो आज बात कर रहे हैं, वो तभी संभव है जब वो गांव के, हमारे गांव से जिसकी शुरुआत हो, और वो शुरुआत हम कर चुके हैं। एक बड़ा बदलाव आपने देखा होगा पिछले दिनों जितने भी सरकार ने फैसले लिए एक व्यवस्था परिवर्तन के, हालांकि उसका कहीं न कहीं जब वो व्यवस्था परिवर्तन हो रहा था तो कुछ ऐसे लोगों को जिनमें अपने पर्सनल हित थे जी, उनको कहीं न कहीं उसे समस्या भी आई, तकलीफ हुई थी, लेकिन वो प्रदेश हित का था, जनहित का था। हमने प्रदेश के लिए और जनता की भावनाओं के अनुकूल हमारी सरकार ने फैसला लिया है और एक बदलाव प्रदेश में, मजबूत कदम बदलाव की तरफ, विकास की तरफ, प्रगति की तरफ बढ़ चुका है। और 2047 का जो सपना है विकसित भारत का,
मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जो हमने हमारी पंचायतों को स्ट्रेंथनिंग दी है, हमारी पंचायत की जो बॉडी है उनको स्ट्रेंथनिंग दी है, उसका असर आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। अच्छा, राम राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, सारी बातों का जिक्र होता है कि सभी को, यानी बड़े से लेकर छोटे सबको बराबर का अधिकार है, हक है। जब पंचायतों में आपने शिक्षा को शामिल किया कि शिक्षित व्यक्ति होगा, उस वक्त भी जिसका आप कह रहे थे, अभी जिक्र कर रहे थे कि थोड़ा विरोध सा हुआ था। इस विरोध से नुकसान किसका हुआ और लाभ किसका हुआ, और जो आप लोगों ने किया उससे वाकई मूलचूल परिवर्तन क्या हुआ? देखिएगा, लाभ हरियाणा प्रदेश का हुआ, गांव में बैठे हुए हमारे ग्रामवासियों का हुआ, उन परिवारों का हुआ। हाँ, उन कुछ लोगों का नुकसान हुआ। किसका? जो जो पर्सनली जिनके हित इनसे जुड़े हुए थे, जो अपने पर्सनल बेनिफिट्स चाह रहे थे, उनका नुकसान जरूर हुआ। बिचौलियापन खत्म हुआ है, लेकिन हमारे गांव में जो हमारे गांववासी हैं और गांव है, उनका बहुत बड़ा फायदा इससे हुआ है। 100 का 100% पैसा जो डेवलपमेंट के लिए सरकार के द्वारा दिया जाता था, आज हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो पैसा डेवलपमेंट के लिए लग रहा है। और जो चुनी पंचायतें, एजुकेटेड पंचायतें, युवा पंचायतें और 50% प्रतिनिधित्व जो हमने महिलाओं को भागीदारी दी, एक बड़ा फैसला। ये बड़े बड़े फैसले हमारी सरकार ने लिए। जब पहली बार इसका भी विरोध हुआ था, जब एजुकेटेड पंचायतों की बात आई, पढ़ी लिखी पंचायतें जब सरकार ने लागू किया, उसके बाद जब ये ई टेंडरिंग के माध्यम से हम पैसे की जवाबदेही जनता को देना चाहते थे, उसमें भी आपने देखा एक थोड़ा सा विरोधाभास कुछ लोगों का था। और जो बिचौलियापन को खत्म करने का सरकार ने एक बेड़ा उठाया है, करप्शन जो दिमक और घुन की तरह डेवलपमेंट को खाया जा रहा था, उसको रोकने के लिए जो सरकार के बड़े कदम है, ये सराहनीय कदम है। और ये वही आदमी ले सकता है जिसके अपने पर्सनल स्वार्थ इसमें ना हो। प्रदेश हित के लिए, जन भावना के अनुकूल हमने काम किया है, और इसमें एक बदलाव आपको गाँव में आने वाले समय में नजर आना शुरू होगा। देवेंद्र जी, अब एक सवाल कि जब हम रामराज से, यानी त्रेता और सतयुग के दौर से कलयुग में जब आते हैं, उस दौर में भगवान राम वनवास में जाते हैं, फिर श्रीलंका जाते हैं और लंका दहन होता है। लेकिन आज विपक्ष कहता है कि हम भारत में रह के ही आपका दहन कर देंगे। विपक्ष की जो एकजुटता है वो रामराज्य के खिलाफ है। ये कहीं जो एकजुटता है, कहीं न कहीं उनकी कमजोरी को दर्शाती है। देखिए, जब देश आजाद हुआ, जो देश को जो संविधान मिला, उसके बाद बहुत लंबा समय विपक्ष को मिला था। आज पिछले करीबन दोबारा चुनाव में हमारे देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े, तीसरी बार चुनाव में जा रहे हैं जी। हरियाणा सरकार में भी 2 बार एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एक बार हमारी गठबंधन में सरकार है। जो ये उनके दावे हैं, कहीं न कहीं उनकी बौखलाहट है। मैं ये कह सकता हूं कि असली राम राज्य की तरफ अब चाहे भारत सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो, हमने मजबूत कदम बढ़ाए हैं। और राम जी को भी रोका गया था। ये बुराई पर अच्छाई की जीत है, और जो बेईमान लोग हैं उन पर ईमानदारी की जीत मैं इस पर कह सकता हूं आने वाले समय में होगी। और एक भारत की जनता भी, हमारे देश की जनता और आने वाले हरियाणा प्रदेश की जनता भी एक प्रदेश हित और देश हित का फैसला लेगी, यही मैं कहना चाहूंगा। विपक्ष की एकजुटता को आप कहते हैं कि ये उनकी कमजोरी है, जो इस तरह का वो आरोप लगाते हैं या इस तरह से दावे और वादे कर रहे हैं। गांवों की स्थिति में और खासतौर से हरियाणा में, पिछले दिनों मैं थोड़ा सा जब इसके बारे में चर्चा कर रहा था, पढ़ रहा था, तो ये पता चला कि जो आपकी पार्टी है जो सत्ता में बैठी है, वो गांव में पिछले दिनों में जो थोड़ा सा नुकसान हुआ था उसकी फिर से भरपाई के लिए और अग्रसर हो रही है। आपके पास पन्ना प्रमुख है, आपके पास विकसित भारत संकल्प यात्रा का संदेश भी है। आपको लगता है कि हाँ, इस बार गांव से राम राज्य की एक नई सोच बनकर निकलेगी आपकी पार्टी के लिए? देखिएगा, जो ये भारत विकसित यात्रा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक छोटे से गांव से जिसकी शुरुआत की, हरियाणा प्रदेश में हमारी हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने शुरुआत की, इसका बहुत फायदा। हाँ, मैं उन यात्राओं में शामिल हुआ हूं कि सरकारी दफ्तरों में जो लोग चक्कर लगाते थे, सरकार खुद गाँव में गई जी, खुद जाकर वहां जो हमारे सरकार ने बड़े बड़े मूलभूत परिवर्तन किए, उसका लाभ उनको मिले। अगर कोई उससे अछूता है, जिसको जानकारी नहीं है, या कोई कागजों की कमियों को पूरा कराने की बात थी, सरकार खुद जाकर गांव में पहुंची, गांव में बैठी, पूरा दिन वहां हमारे अधिकारियों के द्वारा, सभी विभागों के अधिकारियों के द्वारा सरकार ने बिठाया, और लोगों को दफ्तरों में ना जाकर अपने गांव में ही जो मूलभूत सुविधाएं थी या इंडिविजुअल जो स्कीम्स थी, उनका लाभ हम देश के, यही तो राम राज्य है।
कि जनता सुखी हो, जनता के पास जो उनकी जरूरतें हैं और जो सरकार की जिम्मेवारी है वो हम उनको आखिरी छोर बैठे हुए परिवार को घर तक देने का हम कार्य करें। यही हमारी सरकार कार्य कर रही है और इसका लाभ भी मिलेगा। और इसकी शुरुआत बिल्कुल आपने सही कहा कि रामराज की जो शुरुआत है वो गांव के ही परिवार से होगी, जो गांव में आखिरी छोर पे बैठा परिवार है वहां से होगी, कि उसके हकों को हम घर तक ले जाने में हमारी सरकार कामयाब हो। महिलाओं की भूमिका को कैसे देखते हैं आप? बराबरी का दर्जा है हमारी बहन बेटियों का। आज हमारी बहन बेटियां किस मामले में कम है? आप देख लीजिए, बॉर्डर पे वो देश की रक्षा कर रही हैं, आसमान में हवाई जहाज को वो उड़ा रही हैं, चांद पे हमारी बहन बेटियां पहुंच चुकी हैं। किसी भी फील्ड में आज बहन बेटियां कमजोर नहीं है, वो बराबर हैं, पुरुष के बराबर अपना कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। और हमारी पंचायतों में तो सरकार ने बड़ा फैसला जो 50% प्रतिनिधित्व हमारी बहनों को दिया है, ये भी एक सरकार का बहनों को आगे बढ़ाने का, उनके और मजबूत करने का एक अच्छा फैसला है। बॉर्डर पर हमारी बहनें हैं, ये तो स्वाभाविक है, बहुत अच्छी बात है आपकी सरकार के दौर में। वोटर के तौर पर महिलाओं को, बहनों को कैसे आप देखते हैं? क्योंकि एक बड़ा तबका, अभी जो बहुत ताजा चुनाव था मध्य प्रदेश में, हमने देखा कि वो 4% का जो टर्नओवर था वो बहुत अपने आप में आप लोगों के लिए सकारात्मक रहा। हरियाणा के लिहाज से उसको आप कैसे देखते हो? क्योंकि एक समय में हरियाणा पे एक दाग था महिलाओं को लेकर, लिंगानुपात के हिसाब से हो, लेकिन आज वो सुधरा है। और वोटर के तौर पर आप कैसे देखते हैं? देखिएगा, आपने देखा होगा पहले जो लिंग अनुपात था उसमें भी हमारे प्रदेश ने काफी अच्छा अचीवमेंट किया है। पहले जो रेशो थी वो 800 कुछ का आंकड़ा था, अब हम 900 को भी प्लस 957 के आसपास लगभग हम बराबरी की तरफ बढ़े हैं। और अवेयरनेस भी आई है। और आज पूरे देश की, हम हरियाणा प्रदेश की हमारी बहन बेटियां कहीं पीछे नहीं है, वो जागरूक हैं, उनके अधिकार क्या हैं उनको समझ है और अपने अधिकारों को मजबूती से वो लेना भी जानती हैं। तो हरियाणा में मैं ये नहीं कह सकते कि आपकी हमारी बहन बेटियां कहीं चाहे पॉलिटिकल उसमें हो, पीछे हो। आप चुनाव में देख लीजिए, भागीदारी पंचायतों में देख लीजिए, या आदर्श चुनाव में देख लीजिए, या राजनीति में देख लीजिए, खूब अग्रसर होकर वो अपनी भूमिका निभा रही हैं और पूरी जो उनकी जिम्मेदारी बनती है इस देश के प्रति, प्रदेश के प्रति, वो ईमानदार से निभा रही है। एक आखिरी सवाल देवेंद्र जी, अब राम राज्य के बीच में चुनाव भी होते हैं और चुनावी समर में हैं हम आप, लोकसभा के हिसाब से भी, विधानसभा के हिसाब से भी। खुद आपको क्या लगता है कि हाँ, लोकसभा में हरियाणा का योगदान क्या होगा आपकी पार्टी के लिए केंद्र के हिसाब से, और विधानसभा में? देखिएगा, आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं हरियाणा प्रदेश में, लेकिन आज पूरा देश, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी तरफ देख रहा है। बड़े फैसले देश के लिए लिए हैं। मेरा यह अपना इंडिविजुअल मानना है कि आने वाले समय में भी वो हमारे देश को कैसे आगे बढ़ा सके। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों का मन है कि उनको उनका साथ दें, ताकि हमारा देश 2047 तक आत्मनिर्भर बन सके। और जो विश्व गुरु की हम बात करते हैं, दोबारा से हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत देश अपनी वो पहचान जो एक कहीं न कहीं पिछले, जब हम देश हमारा आजाद नहीं था, जो गवाही थी, उसको दोबारा से हासिल कर सके, ये मेरा मानना है। अब एक सबसे अहम सवाल ये रहेगा कि जब आप गठबंधन पर जाते हैं तो कहा जाता है कि आपने एक प्रयोग किया राजस्थान में जाकर एक अलग पार्टी के तौर पर, लेकिन जब हरियाणा के लिहाज से बात करते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं, हमारा गठबंधन भी बना रहेगा और हो सकता है कि ये सकारात्मक तौर पर अन्य प्रदेशों में भी प्रयोग जाए। बीजेपी, जेजेपी, इन दोनों का प्रयोग आपको लगता है कि रामराज में एक बड़ा मुकाम हासिल करेगा? देखिए, ये हमारे जो दोनों पार्टियां हैं, इनके शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है। हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, हमने चुनाव गठबंधन में नहीं लड़ा था। चुनाव दोनों पार्टियों ने अपने अपने सिंबल पर लड़ा था, लेकिन जो मैंडेट हरियाणा प्रदेश की जनता ने दिया, और हरियाणा प्रदेश में मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत एक जो दोनों पार्टियों के बीच में एक किस्म से मैं कहूँगा कि प्रदेश को कैसे बढ़ाया जाए, एक सहमति हुई, उस पर आज हम गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। अगला चुनाव वो हमारे दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि हमने गठबंधन में जाना है या अपने अपने सिंबल पर लड़ना है, और उसका फैसला कोई कॉम्बिनेशन बनाया अभी जो जनता है। इंडिया गठबंधन में फिर आम आदमी पार्टी हरियाणा में वो कह रहे हैं कि अभी हमने कुछ कहा नहीं है लेकिन बातचीत हुई है, तो आप लोगों का भी कोई रेशियो तय हुआ? देखिए, नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, वो अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं। अभी सरकार हम चला रहे हैं, हमें जनता ने मौका दिया है। अभी हमारे पास विधानसभा का तो अक्टूबर तक समय है, पार्लियामेंट के चुनाव है, उसमें जो पार्टियां जैसे भी शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा वो वही फैसला हमें मान्य होगा। और बाकी असली तो न्यायाधीश
हरियाणा प्रदेश की जनता है, उसी ने हमें यहाँ बिठाया है। वो भी आके अच्छा फैसला जो प्रदेश हित का है वो लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जैसा देवेंद्र जी ने कहा कि भाई राम राज की अवधारणा यही है, और खासतौर से पंचायतों को, गांवों को अगर हमने मजबूत किया तो वहीं से रामराज को हम परिभाषित भी कर सकते हैं। और रामराज में भी जब भगवान राम पहुंचे वनवास से आगे बढ़ते हुए लंका दहन करने के लिए, उस वक्त में भरत की भूमिका कुछ अलग थी। अब आज के दौर में सरकारें गठबंधन में भी चलती हैं, सरकारें अकेले भी चलती हैं एक पार्टी के तौर पर भी, लेकिन वहां पर सबको जोड़कर चलना उनका कर्तव्य होता है। और शायद यही एक रामराज है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।